नमस्ते। भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था जो है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न पूछते हैं। इसमें कभी कभी जो है 8 से 10 प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न संख्या कभी कम और ज़्यादा होता रहता है। तो इसमें जो है काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो ऐसे बहुत सरल होते हैं, मगर थोड़ी समस्या ये होती है कि थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया तो या तो नहीं बनते हैं, या फिर अगर मान लो कभी थोड़ा सा फैक्चुअल डीपली फैक्चुअल अगर पूछ दिया तो भी नहीं बनते हैं। तो इसमें प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं, और साथ में जो है पुराना जो अभी पूरी पिछले वर्षों में प्रश्न पूछने का पैटर्न किस प्रकार से रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, और मेरा जो अनुभव है, करीब 14 वर्षों का मुझे पढ़ाने का अनुभव है, और मैंने बहुत सारे प्रश्नों को देखा है एक्चुअल में। ये ठीक है, पिछले वर्षों में कई प्रकार से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति में किस प्रकार से परिवर्तन आए हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आगामी जो सीजीपीएससी 2025 का जो पेपर, जो 22 फरवरी 2026 में जो होनी है, उसको ध्यान में रख करके जो है मैं कुछ संभावित प्रश्नों को एक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। और इसमें जो है आज जो हम पहले टॉपिक जो उसमें सब्जेक्ट जो रही है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था है। ठीक है, और भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में जो है मैंने जो प्लान किया हुआ है कि करीब करीब जो है 15 इसमें लेक्चर में उसमें पूरे सब्जेक्ट पूरे जो है इसमें संविधान के हर एक दायरे को कवर करते हुए। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पहले इजी क्वेश्चन है, वेल लर्नर टाइप क्वेश्चन इसमें, उसके बाद थोड़ा सा जो है मॉडरेट टाइप का, उसमें थोड़ा सा अलग उसमें मल्टी स्टेटमेंट में, और थोड़ा सा उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स स्तर में। ये तो तीनों स्तर में जो है हम प्रश्न को इसमें देखेंगे एक्चुअल में। ये ठीक है, मगर साथ में मेरा पर्पस केवल और केवल जो है बस मैं ए बी कोई भी उत्तर ये बता रहा, बस मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर आप समय दे रहे हैं और मैं भी साथ को समय दे रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो हम पढ़े हैं, जो हम समझे एक्चुअल में, तो ठीक से समझ ले। तो मेरा पर्पस ये होगा एक्चुअल में। ये ठीक है, तो इसीलिए कोई एकदम जल्दबाजी मैं कोई भगाते हुए लेक्चर ले जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं थोड़ी सी आराम से समझाऊंगा चीजों को, बस समझ में एक बार आ जाता है। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट से अगर प्रश्न आता है तो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, और रही बात फैक्चुअल की, तो फैक्चुअल की तो उसकी अथाह है। सभी अनुच्छेद को याद करना तो उतना आसान है ही नहीं है, मगर हाँ, जो मुख्य जो अनुच्छेद है उनको भी साथ में रिवीजन में लिखते ले जाऊंगा कि, और यहाँ तक कि जो है पूरे वर्ष में जो है संविधान से संबंधित जो है पूरे वर्ष में, मीन्स फरवरी के बाद से लेकर आज जो है अभी जनवरी तक, कम से कम अभी दिसंबर फिर आगे जनवरी तक। ठीक है, इसमें पूरे साल में जो है संविधान से संबंधित बहुत सारे ऐसे जो है प्रावधान है जो सुर्खियों में रहे हैं। तो साथ में हमें उनको भी लेके देखना है। ये तो इस प्रकार से जो है ये हम लोग क्या है कि भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के जो है एक लेक्चर सीरीज है, जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में यही प्रश्न आने वाला है। ये बिल्कुल संभावित प्रश्न है। मैं अपने अनुभव के हिसाब से इनको तैयार किया हुआ है। अब इसमें जो है आज के लिए हमारा जो पहला लेक्चर है, इसमें पहला जो प्रश्न है उनको देखते हैं। ये पहला प्रश्न जैसे कि इसमें जो है देख रखा है इसमें कि ये जो है मैकाले समिति की गठन से संबंधित है। देखो अभी हाल ही में जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है कई अलग अलग अवसरों पर जो है ये मैकाले का जिक्र किया हुआ है। ऐसे तो इनका संबंध जो है इतिहास से भी है, मगर एक प्रकार से अगर देखें जो संविधान के जब संविधान के विकास को हम पढ़ते हैं संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में, तो उसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है मैकाले का आता है। ठीक है, और चूंकि एक्चुअल में जो है पिछले वर्ष ही हमने जो है भारतीय न्याय संहिता को लागू किया था भारतीय दंड संहिता के स्थान पर, तो भारतीय न्याय संहिता को बनाने में जो है इस मैकाले का, लॉर्ड मैकाले कहते हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी ये। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में प्रश्न है ये। तो मैकाले समिति के गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पश्चात किया गया था? ठीक है, देखो चार विकल्प दे रखे हैं। देखो ऐसे जो है अधिनियम के बारे में जानते हैं कि हमारे पास में जो है भारत के संविधान के विकास से संबंधित जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के, उसके बाद फिर पिट्स एक्ट 1784 का है, उसके बाद फिर एक उसमें चार्टर एक्ट ला गया था 1700 उसमें 92, इसमें 94 का चार्टर था। उसके बाद 1813 का चार्टर है, 1833 का चार्टर है, और 53 का चार्टर। उसके बाद फिर जो है भारत में शासन करने के लिए क्राउन के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। फिर 1861 का परिषद अधिनियम है। तो 1858 के बाद की एक प्रकार से सहयोग की नीति के अंतर्गत तीन अधिनियम लाए गए। 1961 का भारत परिषद अधिनियम था। उसके बाद इसी क्रम में जो है 1992 का जो है एक परिषद अधिनियम था। उसके बाद इसी क्रम में जो है 1909 का जो है एक भारतीय परिषद अधिनियम। और उसके बाद फिर जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक उत्तरदायी सरकार के रूप में सीमित मात्रा में सही भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1919, और उसके बाद फाइनली जो है हमारे पास में आया विस्तृत रूप में भारत शासन अधिनियम 1935।
और अंतिम रूप से जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी प्रक्रिया में ही, इसी अधिनियम के साथ साथ जो है भारत के संविधान का विकास हुआ। ठीक है, तो उसी से संबंधित इसमें बहुत सारे प्रावधान आते हैं। अब उसमें जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वो तो संबंध किससे है, मैकाले समिति। तो पूछ रहे हैं कि मैकाले समिति के गठन जो है किस अधिनियम के पश्चात किया गया। देखो ध्यान में अगर होंगे आप लोगों को मैकाले समिति के संदर्भ में, तो भारत उस समय जो है ब्रिटिश जो भारत क्षेत्र में शासन करने के लिए जो अधिनियम, तो ऐसे कुछ था नहीं हमारे पास में। तो एक्चुअल में अगर देखें तो 1813 से पहले जो है और अधिनियम थे हमारे पास में। उसमें 93 का चार्टर था, उसके पहले पिट्स एक्ट था 84 का, उसके पहले जो है रेगुलेटिंग एक्ट था ये। ठीक है, तो एक्चुअल में जो है 1833 के चार्टर अधिनियम में, 1833 के चार्टर में इसमें बड़ा परिवर्तन आया था कि इसमें जो है एक प्रकार से जो है कह सकते हैं कि बड़ा जो अथॉरिटी है उस समय जो है, उस समय जो है इसी इसी में जो है उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। और इसी के अंतर्गत जो है एक प्रावधान किया गया कि उस ब्रिटिश आधिपत्य जो क्षेत्र है उसके लिए जब भी कोई कानून बनाना हो तो उसमें गवर्नर जनरल, जिनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और उनके सहयोग के लिए जो परिषद बनता था, ठीक है, उसमें एक ऐसे कोई व्यक्ति जो विधि के जानकार हो उसको सम्मिलित करने के प्रावधान किया गया। हालांकि वो अस्थायी प्रावधान था, हालांकि वो अस्थायी प्रावधान था। तो उसी में जो है एक सदस्य के रूप में, एक विधि सदस्य के रूप में जो है मैकाले को उसमें सम्मिलित किया गया था। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि पहला जो है अथॉरिटी बनाया गया, पहली बार भारत में एक अथॉरिटी बनाया गया जो भारत में जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र थे उसके लिए वो कानून बना सकता था। ये पहला प्रावधान था, पहला समय था। और इसी में अगर देखें तो इसके बाद, इसी चार्टर अधिनियम के बाद जो है पहली बार, इसी चार्टर अधिनियम के बाद जो है भारत में जो है अलग अलग कानूनों को लागू करने के परिप्रेक्ष्य में जो आपराधिक जो कानून है उन सबको एक साथ समेकित करने के लिए एक एक आयोग बनाया गया 1834 में। 1834 में एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, ये उनके अध्यक्ष थे। और इसी को हम जानते हैं कि ये एक्चुअल में जो है उसमें कानून बनाने के लिए उनको सलाह देना था। और इसके सलाह के बेसिस पर भविष्य में जो आया, इनके सलाह के बेसिस पर जो है इंडिया में इंडियन पैनल कोड एक्ट में कह सकते हैं कि इसने लॉर्ड मैकाले ने ही तैयार करवाया था, उनके सलाह पर इनको तैयार किया गया था। ठीक है, तो 1834 में जो है जो मैकाले आयोग बना, ये एक्चुअल में इनको कहते हैं प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग। तो विधि आयोग तो ऐसे हमने बहुत बड़ी मात्रा में बनाए हैं। ठीक है, मतलब आजादी के पहले भी जो है कई अलग अलग अवसरों पर विधि आयोग बनाए हैं। उसके बाद फिर जो है आजादी के बाद लगभग प्रत्येक 3 वर्ष में हमने एक प्रकार से जो है एक विधि आयोग का गठन किया है। हालांकि कभी थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, मगर समानतः जो है प्रत्येक 3 वर्षों में हमने विधि आयोग का गठन किया। ठीक है, अब उसी में सबसे पहला जो है विधि आयोग को जो अध्यक्ष के रूप में किसको गठित किया था, मैकाले का। और ये जो मैकाले जो है, चूंकि ये कब की बात कर रहा हूं मैं, 1834 की बात कर रहा हूं। अब अगर मान लो 1934 और उसके बाद फिर क्या है इस तरफ 2034, तो इसीलिए जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है इसने बात किया कि इन्होंने भारत की जो कानून की व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है, उनको प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इसीलिए जो है ये बहुत सुर्खियों में आया। तो हो सकता है कि यहां से हमारे लिए प्रश्न बने, तो ये हमें ध्यान है। तो उत्तर क्या होगा इसका, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद में 1834 में जो है इनको बनाया गया था, इस समिति के गठन किया गया था। उत्तर आएगा हमारा इसमें बी। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने है, देखो, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतीय सरकार के कार्यों को हस्तांतरित एवं संरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था। देखो, ऐसे तो हम जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत के संविधान में जो है हमारे पास में एक 7वीं अनुसूची है, अनुच्छेद 246 से इनका संबंध है। और उसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची है, जिसे पहला सूची संघ सूची कहते हैं, दूसरा सूची को राज्य सूची कहते हैं, और तीसरी सूची की समवर्ती सूची कहते हैं। संघ सूची के विषय पर संघ कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची पर जो है दोनों कानून बना सकते हैं। हालांकि यदि मान लो राज्य ने भी कानून बनाया और संघ ने भी कानून बनाया और दोनों कानून में कुछ विरोधाभास है, तो संघ के कानून जो है प्रभावी होते हैं। तो ये तो वर्तमान स्थिति है जिनको संविधान ने बांट रखा है। मगर एक्चुअल में ऐसी शुरुआत एक्चुअल में अगर कहा जाए तो ये जो है बहुत पहले जो है, तब जब भारत परिषद अधिनियम 1909 बनाया गया, 1919 बनाया गया था। तो इस 1919 के परिषद अधिनियम में भारत के जो उस समय जो वायसराय थे, भारत के
वायसराय। और भारत के वायसराय का मतलब एक प्रकार से उसी को क्या बोलते थे हम, गवर्नर भी कहते हैं भारत के। तो वो गवर्नर को अधिकार दिया गया था इस 19 के अधिनियम में कि वहां नियम बनाकर संघ सूची का निर्माण करें, और उस समय प्रांत हुआ करता था तो प्रांतीय सूची का निर्माण करें। ठीक है, तो संघ सूची के विषय पर जो है संघ कानून बना सकता था उस टाइम पे भी, प्रांतीय सूची के विषय पर जो है प्रांत। और उस समय जानते हैं कि हमारे पास में कुल 11 प्रांत हुआ करते थे, मगर इस प्रांतीय सूची को भी जो है दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। प्रांतीय सूची के विषय थे उनको फिर से दो भागों में बांट दिया गया, और एक को कहा गया हस्तांतरित विषय और दूसरे को कहा गया संरक्षित विषय। इस प्रकार से ये तो प्रांतीय सूची के विषय पर अगर मान लो कानून बनाना है तो उसमें हमने उसको दो भागों में बांट दिया गया। तो एक में जो है एक प्रकार से जैसे हस्तांतरित वाला विषय है या फिर संरक्षित, जिनको आरक्षित भी कहा गया, इनको आरक्षित भी कहते हैं। तो प्रांतीय सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया संरक्षित वाले मामले में, उसमें गवर्नर, जो प्रांत का जो गवर्नर होता था वो, और साथ में उनकी सहायता के लिए जो परिषद बनता था, अगर उस परिषद की बात कर रहा हूं जो एक्चुअल में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ऐसे लोगों की सहायता से गवर्नर कानून बनाते थे इस संरक्षित वाली विषय में, मतलब आरक्षित वाली विषय में। और जो हस्तांतरित वाली विषय थे उसमें गवर्नर जो है प्रांत के, वो उन लोगों की सहायता से कानून बनाता था जो एक्चुअल में विधानसभा के प्रति, विधान मंडल के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस प्रकार से विभाजन में एक प्रकार से यहाँ पर इनमें कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, कोई उत्तरदायित्व तो नहीं है, उनके द्वारा कानून बनाया जा रहा है, और यहाँ पर जो उत्तरदायी लोग थे उनके प्रति, तो एक प्रकार से जो है ये उत्तरदायित्व और अनुत्तरदायित्व के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया था, तो लोगों के द्वारा बनाया जाता था। इसीलिए कहते हैं इनको जो है इस तरह की जो शासन था उनको बोलते हैं द्वैत शासन। द्वैत शासन, तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि इसने जो है इस भारत परिषद अधिनियम 1919 ने प्रांतों में जो है द्वैत शासन को शुरुआत कर दिया, लागू किया था। हालांकि इस अधिनियम को 1921 में लागू किए हमने, तो वहां से तो प्रांतों में द्वैत शासन शुरुआत हुआ। ठीक है, तो ये इसी के बारे में पूछ रहा है। तो संरक्षित विषय विभाजित किया था, किसमें उत्तर आ जाएगा हमारा, सी। अब ये तो यहां पर लागू किया गया 1921 में, और इसी को फाइनली जो है ये जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था इनको बहुत अच्छा नहीं माना गया। ठीक है, इसीलिए जो है 1935 को भारत सरकार जो अधिनियम लाया गया, इसमें प्रांतों के द्वैत शासन था उनको समाप्त कर दिया गया, और प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर अब केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। इस तरह से जो संघ सूची थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, एक उसमें आरक्षित विषय को मामले में लेकर के आरक्षित, और दूसरा जो है हस्तांतरित, इस तरह के मामले ये। तो किसमें हुआ था ये, भारत परिषद अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में है। तो ये उत्तर आ गया इसका सी, दूसरे नंबर में ये। अब उसके बाद फिर अगला प्रश्न है इनका, ये जो है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो है एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें कि ये जो है क्या है, पृथकतावाद का बीजारोपण किस अधिनियम के द्वारा किया गया। देखो, पृथकतावाद का बीजारोपण का मतलब किसके संदर्भ में है ये, कि एक प्रकार से हम जानते हैं कि इसमें भारत के विभाजन जो है राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना रहा, ये तो जानते ही है। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, हम ये तो अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा हुआ है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि पृथकतावाद का बीजारोपण जो है किस अधिनियम के द्वारा किया गया। पृथकतावाद का मतलब एक प्रकार से क्या है, सांप्रदायिक विभाजन, सांप्रदायिक विभाजन कह सकते हैं ये। सांप्रदायिक विभाजन का मतलब शुरुआत अगर देखिए इतिहास में कहां से, 1906 में जानते हैं, उस समय जो है मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। इसके द्वारा फिर आगे जो है पृथक पृथक निर्वाचन मंडल की उसने मांग किया था मुस्लिम समुदाय के बेसिस पर, मुस्लिम लीग के द्वारा। और इसी को आगे फिर जो है 1909 के अधिनियम में जो भारत परिषद अधिनियम बनाया गया, परिषद अधिनियम बनाया गया, इसमें ब्रिटिश सरकार तुष्टीकरण नीति के अंतर्गत उन्होंने इनको स्वीकार भी कर लिया। तो यहां से जो है उनको कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का बनाना, एक प्रकार से ये कह रहे हैं कि हिंदू की हित अलग है और मुस्लिम समुदाय की हित अलग है। पृथक निर्वाचन मंडल का मतलब ये होता है कि उसमें उम्मीदवारी जो है, अगर उनको किसी भी क्षेत्र को पृथक निर्वाचन मंडल बना दिया गया जैसे कि मुस्लिम समुदाय के लिए बनाया गया, इसका मतलब ये था कि वहां पर केवल मुस्लिम ही उम्मीदवार हो सकते हैं, और केवल मुस्लिम ही जो है, मुस्लिम जनता ही वहां जो है
मतदान कर सकता है। इसका मतलब उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरे और समुदाय के लोग रहते हैं तो वो ना तो उम्मीदवारी कर सकता है, ना तो उनकी उम्मीदवारी हो सकती है, और ना ही जो है वहां मतदान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, ये समुदाय धर्म आधारित जो है उसने एक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया। अभी हमारे पास में जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र होता है, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत में जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उस वो सब कुछ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होता है। वो कोई धर्म आधार पर, कोई वर्ग आधार पर, कोई जाति आधार पर निर्वाचन क्षेत्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत क्या है, पंथ निरपेक्ष है। मगर पहले तो भारत को पंथ निरपेक्ष नहीं था, इसीलिए ये सब चीजें था। इसीलिए हमने जो है पंथ निरपेक्षता के प्रावधान किए, और अनुच्छेद 326 में धर्म, मूलवंश, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए हमने क्या है, संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था है हमारे पास में। मगर यहाँ पर जो है ये पृथकतावाद का जो बीजारोपण है 1909 में किया गया भारत परिषद अधिनियम में। इसी भारत परिषद अधिनियम को जो है इनको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, अब ये तो हो गया, तो उत्तर क्या आ गया हमारा इसमें? सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये, किस अधिनियम ने भारत को डोमिनियन परिस्थिति प्रदान किया? देखो, ये डोमिनियन परिस्थिति जो है, ये कह सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के समय बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण विषय हुआ करता था। ठीक है, और डोमिनियन परिस्थिति का मतलब ये होता है, डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि जैसे कि उस समय ब्रिटेन के तो जानते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अधीनस्थ तक कई देश थे उनमें, ऑस्ट्रेलिया भी था, भारत भी था, इस तरफ अफ्रीका कई सारे देश थे इनमें से ये। ठीक है, तो उसमें जो है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया और कुछ देशों को जो है उनको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ठीक है, और भारत को जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं मिला था। तो लंबे समय से जब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियां चल रही थी, और विशेष रूप से जब नेहरू रिपोर्ट जब आया था 1928 में, तो नेहरू रिपोर्ट में भी जो है उस समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने यह मांग किया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। हालांकि जो है 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हमने पूर्ण स्वतंत्रता मतलब पूर्ण स्वराज का हमने लक्ष्य बना रखा, पूर्ण स्वराज का हमने प्रस्ताव पारित किया था, तो डोमिनियन स्टेटस की बात ही खत्म हो गया था। मगर हमें यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि डोमिनियन स्टेटस के प्रदान, डोमिनियन परिस्थिति जो है प्रदान किस अधिनियम से किया गया था? अब देखो, एक्चुअल में जो है हम लगातार तो मांगते रहे पहले शुरुआती दौर पे, मगर उसके बाद जब पूर्ण स्वतंत्रता की हमने मांग कर दिया, तो उसमें फिर डोमिनियन स्टेटस का मतलब ही नहीं था। हालांकि जो है ब्रिटिश सरकार ने कभी एक प्रकार से खुलकर के जो है उन्होंने कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे, ये खुलकर कहीं बात नहीं किया। ठीक है, मगर इसी क्रम में देखें तो 1935 के अधिनियम में उसमें नहीं किया, यहां तक 1858 की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उस समय तो जो है ये क्राउन जो है कंपनी से पूरे भारत का जो है शासन व्यवस्था, पूरा उनके संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार अपने हाथों में ले लिया। तो एक प्रकार से क्राउन का संपूर्ण नियंत्रण 1800 अधिनियम में, 1858 के भारत शासन अधिनियम में आया था। ठीक है, और उसके क्रम में अगर देखें इसी क्रम में, तो उसके बाद फिर और कोई डेवलपमेंट ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जा रहा हो ऐसा। ठीक है, यहां तक कि नेहरू रिपोर्ट के बाद उसमें जब गतिविधि हुई तो भी नहीं, यहां तक कि जो है नेहरू रिपोर्ट के बाद जो साइमन कमीशन आया था, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो कानून बने, जिनको हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें भी जो है कोई डोमिनियन स्टेटस भारत को नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया था। बल्कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था, क्योंकि भारत किस अधिनियम से स्वतंत्र हुआ है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। तो ये जो अधिनियम है, एक नियत तारीख मिस 15 अगस्त 1947, इस तारीख को लागू हुआ था ना। तो इस तारीख से लेकर के, तो इस तारीख को भारत को जो है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया। तो एक्चुअल में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा किससे मिला, किससे दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो जब भारत जो है स्वतंत्र हो रहा है, तो उनको डोमिनियन स्टेटस की दर्जा क्या, उसका मतलब क्या हमारे लिए? तब तो यही होता है, प्रश्न तो यही बनता है ये। मगर एक्चुअल में उस समय ये सोचा गया कि जो जो सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा आसान किया जाए, सरल किया जाए। तो इसीलिए जो है एक नाम मात्र का सही डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कॉन्सेप्चुअली कि ब्रिटिश क्राउन के बैनर तले
नाम मात्र के सही, मगर ब्रिटिश क्राउन के बैनर तले जो है कोई भी एक देश जो अपने आंतरिक मामले में स्वतंत्र रहेंगे, ऐसी जो दर्जा प्राप्त जो स्टेट होता है उसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेट। तो ये जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से दिया गया, ठीक है। मगर ये जो स्टेटस है ये एक्चुअल में कह सकते हैं कि 25 जनवरी जो है 1950 तक ये बना रहा, क्योंकि 26 जनवरी 1950 से जिस तारीख को संविधान लागू हुआ पूर्ण रूप से, उस तारीख से भारत जो है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया, वहां कोई डोमिनियन नहीं रहा। तो डोमिनियन को समाप्त हमने किससे किया? संविधान को हमने लागू किया तब। और डोमिनियन स्टेटस दर्जा कब मिला? 15 अगस्त 1947 से, इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से। तो उत्तर क्या आएगा हमारा इसमें? बी। अगला प्रश्न, यहां जो प्रश्न है ये संविधान सभा से संबंधित है। ये तो कैबिनेट मिशन के बारे में जानते हैं कि 1940 में जो है कैबिनेट मिशन एक प्रस्ताव लेकर के आया, और उसमें दो मुख्य प्रस्ताव थे, एक लॉन्ग टर्म प्रस्ताव था और एक जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पर। ये तो उसमें लॉन्ग टर्म बेसिस का मतलब क्या था? उसमें कि एक संविधान बनाया जाना है, भारत पर शासन करने के लिए संविधान की आवश्यकता है, तो इसलिए संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। इसके साथ साथ संघीय भारत का भी निर्माण किया जाना था। तो ये लॉन्ग टर्म प्लान थे, ठीक है। उसमें जो जो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे 11 और साथ में रियासतों को मिलाकर उसमें एक फेडरल इंडिया बनाया जाना था, और साथ में एक अंतरिम सरकार का गठन करना था। ये चूंकि स्पष्ट हो चुका था, अब इनको भारत छोड़ना है, तो ये सब चल रहा था। अब इसी प्रक्रिया में जैसे बताया मैंने, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब प्रश्न सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये जो भारत उस समय जो ब्रिटिश भारत था, इस ब्रिटिश भारत में जो अलग अलग प्रांत थे, ब्रिटिश भारत में जो अलग अलग प्रांत थे, इन इन प्रांतों में से जो है जो प्रतिनिधि, क्योंकि संविधान सभा में कुल मिलाकर जो है 389 मेंबर हुआ करते थे मुख्य रूप से, मतलब विभाजन से पहले। हालांकि बाद में जो है ये 299 हो गए विभाजन के बाद, ठीक है। और इस 289 मेंबरशिप में अगर देखें तो इसमें जो है इस तरफ 296 जो है ब्रिटिश भारत वाले क्षेत्र से 11 प्रांतों से थे, और साथ में इस तरफ जो 93 के आसपास जो है 93 के आसपास जो है 93 जो है ये रियासतों से थे ये, ठीक है। तो एक्चुअल में 296 जो मेंबर जो ब्रिटिश भारत के अलग अलग प्रांतों से है, तो एक प्रांत से कितने सीट, एक प्रांत से कितने सीट, कितने सदस्य है उनका। और यहां तक कि एक प्रांत जो है, तो एक प्रांत में एक सीट अगर मान लो लेते हैं, तो ये सीट, एक सीट भी जो है, फिर एक सदस्य भी तो जो है कुछ जनता के कुछ प्रतिनिधियों का जो है मेंबरशिप करेंगे ना, प्रतिनिधित्व तो करेंगे। तो कितने जनसंख्या पर, इसी कह रहे हैं कितनी जनसंख्या के अनुपात में प्रांतों के प्रांत के आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए। मतलब यह है कि संविधान सभा में एक सदस्य के पीछे कितने जनसंख्या का प्रतिनिधित्व था, ये पूछा जा रहा है हमसे ये। तो एक्चुअल में संविधान सभा में जो है ये जो प्रत्येक प्रांत के लिए जो आवंटित सीट थे, उनमें जो है जो सदस्यों की संख्या तो अलग अलग आवंटित था, ठीक है। और उनमें अगर एक सदस्य के लिए उनके प्रतिनिधित्व, तो एक सदस्य के प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि वहां संविधान सभा निर्धारित किया गया था कि इसमें 10 लाख व्यक्ति के जो है प्रतिनिधित्व होंगे। मतलब 10 लाख व्यक्ति का जो है एक सदस्य, तो अगले 10 का जो है फिर और अगला सदस्य। तो इस प्रकार से उस समय की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो लगभग कहते हैं कि लगभग उस समय विभाजन के बाद तो भारत की जनसंख्या से 36 करोड़ के आसपास था उस टाइम पे। तो इसके बेसिस पर इसमें 10 लाख जनसंख्या जिसमें निर्धारित किया गया, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा इसमें? बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न। अब ये जो प्रश्न है इसमें संविधान सभा के प्रथम मनोनीत अस्थायी उपसभापति कौन थे? देखो ऐसे संविधान सभा के बारे में जानते हैं, संविधान सभा गठन जो है, संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा गठन जो है ये 6 दिसंबर 1946 को किया गया, ठीक है। इनका गठन जो है 6 दिसंबर 1946 को किया गया। इनकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर को शुरुआत हुआ था,
1946 में। हालांकि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिए, भाग नहीं लिए थे। इसके बाद इसी क्रम में जो है 13 दिसंबर को जो है उसमें उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर को। उसके बाद उसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसमें कई चर्चा विचार विमर्श हुए और फाइनली इसमें जो 22 जनवरी 1947 को जो है ये उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। तो ये प्रक्रिया सब कुछ चल रहा था। तो इसी क्रम में जैसे बताया मैंने कि 9 तारीख को जब बैठक हुआ तो इसमें अस्थायी सदस्य, एक अस्थायी जो है सभापति मतलब अध्यक्ष, और अस्थायी जो है उपसभापति मतलब उपाध्यक्ष, ये चयन किया गया था। ठीक है, इसको मनोनीत किया गया ऐसा कह सकते हैं। तो उसमें पूछ रहे हैं, देखो अब अस्थायी 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 सभापति जानते हैं कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको उसमें मनोनीत किया गया था। तो वैसे ही पूछ रहे हैं कि प्रथम मनोनीत अस्थायी उपसभापति कौन थे। देखो इसमें वीटी कृष्णमाचारी और एस.सी. मुखर्जी, ये दोनों जो है स्थायी सदस्य बनाए गए थे, दोनों स्थायी सदस्य बनाए गए थे। और ये टी कृष्णमाचारी ये तो बाद में जो है जब उसमें हमने प्रारूप संविधान का प्रारूप समिति गठन किया था तो उसके मेंबर भी हुआ करते थे। ये जो फ्रैंक एंथोनी कह रहा हूं मैं, ये फ्रैंक एंथोनी जो ऑप्शन डी है, ये फ्रैंक एंथोनी उसको उपसभापति बनाया गया था अस्थायी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत पहले जो है, बहुत पहले मतलब 1919 के जो है जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसके अंतर्गत जो उसमें जो जो संघीय विधायिका जो बना था उसकी भी अध्यक्षता कर चुका था। इनको अच्छा खासा अनुभव था, इसीलिए जो है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत अस्थायी उपसभापति ग्रुप में फ्रैंक एंथोनी को नियुक्त किया गया था, उसको चयन उनको मनोनीत किया गया था। तो उत्तर क्या होगा हमारा? डी। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? देखो ये भी मामला पूरी साल भर में जो है बीच बीच में कई बार सुर्खियों में आए हैं, कई बार सुर्खियों में आए हैं। देखो ऐसे तो हम जानते हैं कि भारत के संविधान के शिल्पकार जो है डॉक्टर अंबेडकर को कहते हैं और ये मानते भी है। ठीक है, भारत में लगभग माना जाता है ये कि संविधान सभा में सबसे बड़ी भूमिका अगर देखा जाए तो किसकी मानते हैं? संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का। और इसी वजह से इनको संविधान का जो है शिल्पकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो मगर इसके इसके साथ साथ जो इस साल में जो है कुछ समय जैसे मध्य प्रदेश जैसे कुछ कुछ एरिया में वहां पर सार्वजनिक रूप से जो है इस बात को रेखांकित किया गया कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। एक बी एन राव इसी के संदर्भ में है। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे? तो ओवरऑल में अगर कहे तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो इस संविधान सभा को संवैधानिक मामलों में सलाह देने के लिए एक संविधान के बहुत विशेषज्ञ बी.एन. राव को माना जाता था। ये वो बहुत संविधान के विशेष जानकार थे ये, और इसीलिए जो है संविधान सभा ने पूरी संविधान सभा को सलाह देने के लिए संवैधानिक मामलों पर इनको सलाहकार बनाया गया था। और ऐसा कहते हैं कि संविधान सभा जो है जब उसके 8 मुख्य समिति और 13 जो अन्य समिति जब उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया तो सबसे पहले जो है बी.एन. राव ने जो है एक अंतरिम जो है प्रारूप तैयार किया, और उसी अंतरिम प्रारूप को जो है फाइनली जो है प्रारूप समिति को दे दिया गया, जिनके अध्यक्ष जो है डॉक्टर अंबेडकर थे ये। और डॉक्टर अंबेडकर जो है उस प्रारूप पर जो है फिर उसने काफी जो है वर्क किया, बहुत सारे उसमें काम किए, तब जाकर उस प्रारूप तब जो है भारत के संविधान का प्रारूप बना हमारे पास में। इसीलिए जो है कुछ लोगों ने जो है ऐसा भी कहा कि भारत के संविधान के वास्तविक शिल्पकार जो है वो डॉक्टर अंबेडकर नहीं बी.एन. राव है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई बहुत बड़ी है नहीं है, मगर चूंकि एग्जाम से संबंधित चीजों को ध्यान में रखना है हमें, ये सुर्खियों में रहा है इस बार, तो मे भी हो सकता है ये इससे प्रश्न पूछ सके। ठीक है, तो उत्तर क्या है? अगर ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो ध्यान रखना है हमें क्या है? बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे। तो ये ध्यान में रखना है हमें। उत्तर आएगा क्या इसका? सी। अगला प्रश्न, अब ये जो है संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति के गठन, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। प्रारूप समिति के गठन जो है गठन कब किया? ठीक है, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप बनाने के लिए संविधान सभा का एक प्रारूप समिति का गठन किया था। अब पूछ रहे हैं कब किया था,
तो पहले भी प्रश्न पूछे हुए हैं और मुझे लगा कि हाँ, इसमें संविधान को हमने भी अपनाए जाने के 76 वर्ष भी पूरे कर चुके हैं। वंदे मातरम को जो है उसको रचना के जो है 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये सब ऐसे विषय हैं जो सुर्खियों में रहे हैं और उससे प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। यहाँ तक कि जो है भारत के संविधान के उद्देश्य का गायन भी किया गया, तो ये बहुत सुर्खियों में रहा है। अब इसी से संबंधित हमें समझना है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो अब देखो 9 दिसंबर 1946, देखो 6 दिसंबर को तो जैसे मैंने बताया 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। और 9 दिसंबर की उनकी पहली बैठक हुआ था, ये इस समय पहली बैठक हुआ था। हालांकि मुस्लिम लीग मैंने बताया कि मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार किया था, भाग नहीं लिया था, ठीक है। और 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव हमारा पारित हुआ था। अब इसी क्रम में जो है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन किया, जिसमें 7 मेंबर हुआ करते थे। डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये ध्यान में रखना कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया है, 29 अगस्त 1947 को। वो उत्तर आएगा हमारा डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है इसमें ये, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। देखो ऐसे तो बहुत सामान्य सी बात है कि विश्व में जहां पर भी संविधान का शासन है, विश्व में जहां पर भी संविधान का शासन है, निश्चित रूप से उनके पास ना कुछ संविधान तो होगा ही। भले वहां लिखित संविधान हो चाहे वहां अलिखित संविधान क्यों ना हो। और अगर लिखित संविधान है तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो है उनका एक प्रस्ताव होगा, एक प्रकार से उनका आमुख भी कह सकते हैं। उसी को भारत के संविधान में जो है हम उनको प्रस्ताव सामान्य भाषा में कह देते हैं, मगर एक्चुअल में है क्या, हमारा वो प्रियम्बल है, संविधान की उद्देशिका है, जिसमें संविधान का उद्देश्य बताया है, संविधान का जो स्वरूप बताया है, उसमें भारत का नेचर किस प्रकार से होगा यो बताया है। उसमें संविधान की जो है जो संविधान किन लक्ष्यों के साथ में आगे बढ़ रहा है ये बताया हुआ है। तो इसी के बारे में पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान में उनकी अगर संरचना देखें तो सबसे पहले क्या है हमारे पास में, उद्देशिका है। उसके बाद में इसमें क्या है, भाग है। उसके बाद क्या है, इसमें भाग है। भाग के अंतर्गत ही इसमें क्या है, अलग अलग अनुच्छेद है। मूल संविधान में तो ऐसे 395 अनुच्छेद थे, मगर अभी तो अनुच्छेदों की संख्या जो है वो 448 के आसपास से ज्यादा बढ़ चुका है, 70 तक भी पहुंच चुका है, ये कह सकते हैं ये। और इसके बाद फिर इसी में अनुच्छेद में क्या है, इसमें 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 अनुसूची है, इसमें अनुसूची है। और अनुसूची के साथ में इसमें अनुच्छेद के अंतर्गत ही क्या है, इसमें कई परंतुक भी है। और इसके बाद इसमें क्या है, कई परिशिष्ट भी है, कई परिशिष्ट भी है। तो ये एक्चुअल में वर्तमान में भारत के संविधान की इस प्रकार की संरचना है ये, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है कि ये जो उद्देशिका का जो प्रावधान है हमारे पास में संविधान में, ये किस देश के संविधान से प्रेरित है, ये पूछ रहे हैं। देखो ऐसे तो अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य संघ का जो उनका चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का भी चार्टर भी अगर देखे तो उसमें भी इसी प्रकार की बातें हैं। जैसे कि हमारा जो संविधान का जो उद्देश्य का शुरुआत होता है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां शुरुआत होता है। तो वैसे ही जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके चार्टर को भी अगर देखेंगे तो उसमें भी ऐसा एक प्रियम्बल लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और उसकी शुरुआत भी कहां से होती है, वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है ये। सेम ऐसे ही जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान जो है उनका जो प्रस्तावना है उसमें भी वैसी बातें लिखी हुई है कि वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स। तो सेम उसी बात से प्रेरित होकर के भारत के संविधान में भी हमने जो प्रस्तावना है, हमारा जो उद्देशिका जिनको हम कहते हैं, उसमें जो है हम भारत के लोग इस भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह के हमारे उद्देश्य का शुरुआत होती है। तो ये एक्चुअल में कहां से लिए हैं हमने, ना तो हमने ब्रिटेन से लिए हैं, देखो ब्रिटेन से बहुत सारी बातें लिए हैं हमने, ठीक है, विधि का शासन, संसदीय शासन व्यवस्था। कनाडा से हमने जो है जो संघीय व्यवस्था पूरा शासन की हमारी। फ्रांस से हमने जो इसमें गणराज्य की संकल्पना है। और अमेरिका से हमने क्या लिया, मूल अधिकार भी लिए हैं, मगर साथ में जो है सबसे इंपॉर्टेंट हमने उद्देशिका हमारे संविधान में होनी चाहिए। ये कहां से प्रेरित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो उत्तर क्या आएगा इसका, डी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो यहां पर एक्चुअल में क्या दे रखा है कि ये संविधान के स्रोत से संबंधित है ये, ठीक है। और संविधान के स्रोत का मतलब संविधान का स्रोत का मतलब ये है जो कि यहाँ पर एक प्रकार से वो विषय दे रखे हैं, 4 विषय दे रखे हैं यहाँ पर, और 4 विषय के साथ में ये उसके कहाँ से हमने लिए हैं उनको दे रखा है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। अब उसमें देखना है हमें इसमें, जैसे कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं, ये तो बिल्कुल सही है। तो ये तो हमने यहां से लिए हैं, यहीं से हमने न्यायिक समीक्षा भी लिया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रावधान हैं, तो ये तो हो गया मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हमारे भाग 4 में है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है, उससे प्रेरित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरे क्रम में देखें तो विधि का शासन, देखो विधि का शासन भी हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं, ये बिल्कुल सही है। अब देखो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ सही है, इसका मतलब उत्तर क्या आना चाहिए हमारा? डी आना चाहिए। मगर फिर भी इनको चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें क्या दे रखा है? आपातकालीन प्रावधान या फिर आपातकालीन शक्तियां। देखो आपातकालीन शक्तियां तो एक्चुअल में ऐसा कर देखा जाए तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, हमने उससे प्रेरित है, ये उससे लिए हैं। और एक इसमें आपातकाल के समय जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो जर्मनी से प्रेरित है। मगर जो यहाँ पर जापान दे रखा है, देखो जापान से हमने लिए हैं वो क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जो है जापान से लिया हुआ है। ये संविधान के अनुच्छेद 1 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, उनके दैहिक स्वतंत्रता को जो है दैहिक स्वतंत्रता को अंत कर सकता है, ये उन दैहिक स्वतंत्रता को निषेध करेगा, अन्यथा नहीं। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये हमने कहां से लिए हैं? जापान से। जबकि जो है विधि का शासन हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से। ये इस तरह की चीजों को बहुत अच्छे ध्यान में रखना है। मतलब मैं ये इंडिकेट करना चाह रहा हूं, देखो संविधान में बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ फैक्चुअल बातें हैं जिनको बिल्कुल हमें रट्टे मार लेना चाहिए। जैसे कि संविधान की उद्देशिका 100% हमें शब्दतः बिल्कुल सही क्रम में याद होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? संविधान के भाग और उनके जो विषय है उनको तो 100% रट्टे मार ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो निश्चित रूप से पूछा जाता ही है, एक प्रश्न तो 100% बनता ही है इससे। प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछ रहे हैं इनमें से, मैच करने के लिए कभी कोर्ट में दे देगा तो कभी वन लाइनर बनाकर दे देगा, ठीक है। और उसमें उसके बाद फिर क्या है? जो संविधान में जो अनुसूची है, कुल मिलाकर अभी वर्तमान में तो 12 अनुसूची हमारे पास में है ना, तो 12 अनुसूची, तो मूल संविधान में तो 8 ही था, वर्तमान में 12 अनुसूची है, तो वहां से प्रश्न लगातार बने हुए। तो उसमें संविधान में जो अनुसूची है और उससे संबंधित जो विषय, उनको तो निश्चित रूप से याद करना चाहिए हमें। इनके साथ साथ इसी में जो 7वीं अनुसूची है, देखो 7वीं अनुसूची में नंबर 1 संघ सूची है, नंबर 2 में जो है राज्य सूची है, और नंबर 3 में समवर्ती सूची है, अनुच्छेद 246 से संबंधित। तो इसमें जो है संघ सूची के अंदर कौन कौन से विषय है, राज्य सूची के अंदर कौन कौन से विषय है, और समवर्ती में कौन कौन से विषय है, यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। उसमें कम से कम जो है जो प्रमुख विषय है उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब इसमें तो यहां पर उत्तर क्या हो गया हमारा? डी। अब इसमें जो है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अब अगला प्रश्न जो है इसमें यहां पर इसको ये अब इसके सामने है, जैसे कि इसमें तो संविधान निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में मौलिक अधिकारों से संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो ये उप समिति की बात कह रहा है, और किससे संबंधित? मौलिक अधिकार। ये तो देखो ये तो अच्छे से जानते हैं कि संविधान सभा में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से काम किया है, समितियों के माध्यम से। इसमें कुल मिलाकर के 8 प्रमुख समिति थे, ये मेन कमिटी था, और साथ में 13 इसमें अन्य कमिटी, छोटी कमिटी हुआ करता था। तो 8 प्रमुख समिति में एक समिति जो है मौलिक अधिकार से संबंधित थे, मौलिक अधिकार से संबंधित मतलब उसमें और भी कई विषय थे, ठीक है। और संविधान सभा में सबसे बड़ी समिति जिसमें सर्वाधिक सदस्य थे, सबसे अधिक सदस्य थे, वो मौलिक अधिकार से संबंधित समिति थे, ठीक है, जिनमें कुल मिलाकर 54 सदस्य हुआ करते थे। और इसमें जो है इसकी अध्यक्षता जो है उस समय सरदार पटेल को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। मगर यह प्रश्न क्या पूछा है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति थी, ये तो मौलिक अधिकार और अन्य संबंधित विषयों के लिए एक समिति बनाया गया था, बड़ी समिति,
उस समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और इस समिति के अंदर जो है कई उप समिति बनाए गए थे। इसमें कुल मिलाकर जो बड़ी समिति था, इसमें जो है एक समिति, एक उप समिति, वो क्या था, मौलिक अधिकारों से संबंधित। उसके उसके उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसको उप समिति कहा गया। प्रश्न ये पूछ रहे हैं हमसे, ये तो सरदार पटेल की बात नहीं पूछ रहे हैं एक्चुअल में, ये पूछ क्या रहा है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो उप समिति बनाया गया था उसके बारे में पूछ रहे हैं। और उसके जो अध्यक्ष थे, ना तो उसमें सरदार पटेल उसके अध्यक्ष थे, ना तो उसमें एच.सी. मुखर्जी, ये तो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब संविधान सभा के स्थायी, और जी.बी. कृपलानी उनके अध्यक्ष हुआ करते थे उस उप समिति का, मूल अधिकार से संबंधित। तो उत्तर क्या होगा हमारा इसमें, बी। ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न, इस मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। देखो इस बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी जो है जल्दबाजी में ऐसी भी कर लेते हैं हम, प्रश्न को थोड़ा सा पहले से पूर्व धारणा बनाकर पढ़ लेते हैं कि हाँ संविधान के भाग है, इस बात को पूछ रहा होगा। तो अब सामान्य स्वाभाविक रूप से क्या करेंगे, बहुत जल्दबाजी में पढ़ेंगे और उत्तर लगा देंगे। हाँ ये तो हम अच्छे जानते, केशवानंद भारती मामला है कि 24 अप्रैल 1973 को जो है 1973 को उसने जो है 13 जजों की जो है संवैधानिक पीठ ने जो है वो केशवानंद भारती में बताया, केशवानंद भारती मामले में बताया कि हाँ इस संविधान का जो उद्देशिका है वो संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो ये तो हम जानते हैं, वो भाग बताया है किसमें, केशवानंद भारती मामले में। मगर प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसमें पहली बार घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। इसमें 1960 के बेरुबारी मामले में ये 1960 का बेरुबारी मामला था। इस मामले में जो है संविधान, उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संविधान के जो उद्देश्य है, उद्देशिका है, वो संविधान के सामान्य उद्देश्य को प्रस्तुत करता है, तो इसको संविधान की हिस्सा मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बेरुबारी मामले में। और उसके बाद फिर जैसे कि बाकी तो मामला तो अलग अलग विषय संबंधित है, मगर केशवानंद भारती मामले में ये कहा सर्वोच्च न्यायालय ने, क्योंकि ये जो संविधान की उद्देशिका है उसको भी संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया। जिस समय संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसी समय उनको बनाया गया। जिस संविधान को जिस समय अपनाया जा रहा था उसी 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 संविधान सभा ने उनको अपनाया, उसी तारीख को अपनाया, तो उसको हम संविधान का हिस्सा क्यों ना माने। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का जो उद्देशिका है वो संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, वो संविधान का उद्देश्य को बताता है, संविधान की जो है प्रकृति को बताता है, भारत किस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहा है उनको बताता है। ये संविधान का सार है। संविधान निर्माताओं के जो है उनकी जो मूल मंशा वो कहाँ उद्देशिका में निहित है। इसीलिए जो है ऐसे कहते हैं कि वहां केशवानंद भारती मामले में उन्होंने कहा कि संविधान का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मगर जैसे बताया मैंने कि बेरुबारी मामले में पूछा हुआ है यहाँ पर प्रश्न में, तो उत्तर क्या आएगा हमारा, ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये, संविधान के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या सही है हमसे ये पूछ रहे हैं। देखो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, 4 स्टेटमेंट जो है ध्यान से पढ़ना है, इनको हमें थोड़ा सा, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ संविधान का भाग है, अभी बताया मैंने, केशवानंद भारती मामले में बताया कि संविधान का भाग है, किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखो ये उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और किंतु जो है इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती, मतलब ये है कि संविधान की उद्देशिका में अगर मान लो कुछ बातें रखी हुई है तो हम उसके हिसाब से हम कानून नहीं बना सकते। कानून अगर बनाना है हमें तो संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक जो प्रावधान दिए हैं हम उसके अनुसार ही कानून बना सकते हैं। क्योंकि संविधान में जो उद्देश्य है एक प्रकार से वो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो रणनीति है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के जो है अनुच्छेद 395 तक दे रखा है। तो स्वाभाविक है हम प्रावधान के अंतर्गत ही कानून बना सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो उद्देशिका है ये कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, यहां तक कि न्यायालय के द्वारा उनको लागू नहीं करवाया जा सकता, जैसे कि मूल अधिकार को मामले में जो है लागू करवाया जाता है वैसा। इस तरह से ये तो एक्चुअल में कहा जाए तो ये क्या है, तो ये तो प्रावधान ऐसे है, कह रहे हैं कि बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल सही बात है, तो उत्तर ये ए आने की संभावना है।
मगर फिर भी देख लेते हैं आगे इसमें और ज्यादा और सफिशिएंट और तरीका बहुत लॉजिकल और दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। जैसे उद्देश्य कर्म संविधान का भाग नहीं है, ये तो सीधे तौर पे गलत हो गया। ठीक है, संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि उसके कोई अन्य भाग, ये भी बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर अगर संविधान का भाग है ये बिल्कुल सही है, किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उनका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अब देखो यहां पर क्या कह दिया है, उनका स्वतंत्र होकर उनका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि संविधान के साथ में उनका विधिक प्रभाव है, ये कह रहे हैं। तो एक्चुअल में यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो उत्तर क्या होगा हमारा सीधे तौर पे ए। उत्तर क्या होगा हमारा ए। देखो इसको प्रश्न को ऐसे समझना है, प्रश्न पूछने के कई तरीके हो सकते हैं ना, बस मैं एक आइडियाज दे रहा हूं एक्चुअल में कि प्रश्न ऐसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें ये, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, निम्नलिखित में से कौन से कथन इसके संगत नहीं है, ये पूछे। तो चार विकल्प है, उसमें से एक तो उनमें से डी, इनमें से कोई नहीं दे रखा है, तो तीन विकल्पों को समझना है। देखो अब ये तो हम जानते हैं कि मूल संविधान में भले ही जो है भारत जो है, मूल संविधान में भले ही जो है संविधान की उद्देशिका में जो है उसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का लक्ष्य रखा था उद्देशिका में। हालांकि उसके प्रावधान में जो है अंदर संविधान के जो अनुच्छेद थे उसमें पंथ निरपेक्ष के विचार थे ही ऑलरेडी। मगर 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया और उसमें जब उनको हमने 3 जनवरी 1970 को जब लागू किया, तब उसमें समाजवादी शब्द जुड़ा था उद्देशिका में, साथ में उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, इनके साथ में उसमें जो अखंडता शब्द है वो भी जोड़ा गया। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पहले एक प्रकार से अगर देखा जाए तो पंथ निरपेक्ष का जो विचार है वो थोड़ा अस्पष्ट था, मतलब वो कह सकते हैं छुपी हुई तरीके से था। तो उसी को एक प्रकार से जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से संविधान में लिख दिया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो उसी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत के एक समाजवादी राज्य है, संविधान में लिखा है, कहने के लिए तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारत जो है गणराज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ये भी बिल्कुल सही है, भारत की नेचर को बताता है। उद्देशिका में जो लिखा है हम भारत के लोग इस भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, मतलब भारत की प्रकृति है, भारत की स्वरूप है कि हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या कि राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य का अपना कोई राजधर्म होगा इसका मतलब ये कि एक पटोल धर्म को अपना लिया है, तो इसका मतलब बाकी और धर्म वाले क्या होंगे, तो अपमानित महसूस करेंगे, असुरक्षित महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य ने अपना एक धर्म मान लिया। जैसे कि पाकिस्तान का जो है संविधान कहता है कि पाकिस्तान इज अ इस्लामिक स्टेट, इस तरह मलेशिया की संविधान भी कहता है कि मलेशिया इज द इस्लामिक स्टेट, इंडोनेशिया की संविधान भी वैसे ही कहता है। तो ये प्रकार से कई ऐसे देश है, इस प्रकार से कई ऐसे देश है, इस प्रकार से कई ऐसे देश है जो एक्चुअल में जो है अपने संविधान मानता है, अपना जो है धर्म को धर्म को उनका राजकीय धर्म होता है, मगर भारत का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत सभी धर्म को समान महत्व देता है, धर्म के मामले में वहां निरपेक्ष है। बी, राज्य सभी धर्मों को समान महत्व प्रदान करती है, ये देखो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखो उसमें हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन फारसी, ठीक है, इसके बेसिस पर किसी पर धर्म आधार पर कोई भेदभाव की बात नहीं है। पहले संविधान में स्पष्ट कर दिया गया है, उद्देशिका में स्पष्ट लिखे गए हैं इसमें कि इसमें उसमें उसमें जो है विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास, इसके मामले में क्या है स्वतंत्रता है। और इसके साथ साथ स्पष्ट संविधान में तो यहाँ भी अनुच्छेद 16 भी लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में सरकारी में धर्म आधार कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 26 27 28 में, और यहाँ तक कि 29 और 30 में तो जो है अनुच्छेद 29 और 30 में तो एक प्रकार से सीधे तौर पे क्या है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात कह रहे हैं। तो यहां भी क्या है, राज्य सभी धर्म को समान महत्व प्रदान करता है, राज्य धर्म के आधार पर जो है सार्वजनिक नियोजन पर कोई भेदभाव नहीं करता, ये तो सीधा अनुच्छेद 16 का स्टेटमेंट ही है। ठीक है, तो उत्तर क्या है, इसमें तीनों सही है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या आएगा हमारा डी। इनमें से ऐसा एक भी नहीं है जो धर्म जो पंथ निरपेक्ष के संगत नहीं है, मतलब सभी संगत है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये भैया,
26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या था? अब एग्जैक्टली ये पूछना चाह रहा हमसे कि 26 जनवरी 1950 को भारत की जो प्रकृति है, संवैधानिक प्रकृति, ये क्या था? हमसे ये पूछ रहा है। तो भारत की प्रकृति हमें कहां पता चलेगा? संविधान की उद्देशिका में। इसीलिए संविधान की उद्देश्य को हमें रट्टे मारने की बात कह रहा हूं मैं। और ऐसी भी जो है एक जागरूक नागरिक के रूप में तो हमें भारत के संविधान की उद्देशिका याद होनी ही चाहिए। और वो भी जब हम स्टेट सर्विस में सबसे बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें संविधान की उद्देशिका तो ऐसे भी याद होना चाहिए। तो इसीलिए बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि संविधान की उद्देशिका, अगर बेयर एक्ट नहीं है तो उसमें गूगल में सर्च कर सकते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है, तो उसमें बहुत स्पष्ट मिल जाएगा कि हम भारत के लोग इस भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। उसके बाद बाकी इस तरह का बिल्कुल इसको याद ही कर लीजिए। इसके क्रम को भी पूछते हैं कि पहले इसमें स्वतंत्रता है कि पहले इसमें समता है कि पहले इसमें न्याय है। प्रश्न ऐसे ही पूछे हुए हैं, अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, समर्पित कर देते हैं। प्रश्न यहां से पूछे। देखो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर परीक्षा एग्जाम हम सीजीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे यूपीएससी के लिए भी सोच रहे हैं, तो भी ये प्रियम्बल में पूरी बातें जो है बिल्कुल रट्टे होने चाहिए हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी से प्रश्न पूछा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या था? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखो केवल इतने से तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो यहाँ पर तो अधूरा हो गया। बल्कि एग्जैक्टली तो ऐसा है ही नहीं उस समय। बल्कि उस समय क्या था कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारा जो है संविधान में 1950 में ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि आगे जो है हमने इसमें संविधान में 42वें संविधान संशोधन किए 1976 में। ठीक है, तब जाकर जो है हमारे संविधान में हमने उसमें समाजवादी शब्द को भी जोड़ा, पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा और साथ में अखंडता शब्द को भी जोड़ा। और एक प्रकार से संविधान का जो है जो उद्देशिका में जो भारत का जो स्वरूप हो गया वो कैसा है? वो अभी वर्तमान में जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अभी वर्तमान में भारत की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति है अभी वर्तमान में वो ये है। देखिए पूछा क्या है हमें, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या था? तो उत्तर क्या होगा हमारा? बी, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमें एक्चुअली संविधान को देखने का नजरिया डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो संविधान को जो है हमें संविधान जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए रणनीति है पूरी हमारी, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। और भारत की सरकार और राज्यों की जो सरकार जो है उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उत्तर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, संविधान के भाग एवं विषय उससे संबंधित निम्नलिखित संविधान विषय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? देखो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं कि संविधान में जो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में हमारे पास में, ठीक कहने के लिए तो ठीक है, उसमें 4A को और 14A को और उसके बाद फिर बाकी अलग अलग विषय को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 25 उसमें भाग हो जाते हैं। ठीक है, मूल संविधान में हमारे पास में 22 भाग जानते हैं ऑलरेडी। तो उसमें हमें भाग 1 में क्या है, उनका विषय क्या है, भाग 2 में उनका क्या विषय है, हमें ये पूरी को बिल्कुल रट्टे मार लेना चाहिए। क्योंकि यहां से प्रश्न जो है हमेशा पूछते रहे हैं, और कभी कूट बनाकर पूछ देगा तो कभी वल्लनार में पूछ देगा, मगर हाँ प्रश्न पूछते हैं। तो निश्चित रूप से हमें जो है कि संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में जो है मूल अधिकार है, भाग 4 में राज्य की नीति निदेशक तत्व है, 4A में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 रिपील्ड कर दिया गया है, 8 में संघ राज्य क्षेत्रों का शासन है, भाग 9 में पंचायत है, 9A में नगर पंचायतें हैं, 9B में सहकारिता है, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, 11 में संघ और राज्य संबंध है, 12 में वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद है, 13 में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता आदि से संबंधित है, 14 में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनके बारे में, 14A में अधिकरण के बारे में, 15 में उसमें
निर्वाचन है, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं, 17 में राजभाषा की बात करते हैं, ये 18 में आपातकाल की बात करते हैं, और इसी क्रम में 20 में क्या है, संविधान का संशोधन। देखो इतना तो बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो है प्रश्न जब पूछते हैं तो फिर बहुत उस समय कह सकते हैं कि बहुत बुरा अनुभव होता है कि मैंने इतनी सरल प्रश्न को कैसे मिस कर दिया। तो संविधान के पूरे भाग और उसके विषय को तो बिल्कुल रट्टे मार लेना है, अनुसूची को भी रट्टे मार लेना है कि कम से 12 जो अनुसूची है उसमें कौन कौन सी विषय के बारे में बात कही गई है, तो यहाँ उसी संबंधित है। अब देखो अगर रट्टे मारे होंगे तो ये तो बहुत आसान है। इसमें क्या दे रखा है, पूछा क्या हमसे, कौन सही सुमिलित है पूछ रहा है ना, तो अब देखना है वही है, संघ और राज्यों का प्रशासन। देखो भाग 7 कह दिया गया है, भाग 7 तो रिपील्ड कर दिया गया है, एक प्रकार से रद्द, इनको तो लोप कर दिया गया है। तो ये संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसमें है, ये भाग 8 में है, ये भाग 8 में है। और ये निर्वाचन, निर्वाचन के संदर्भ में क्या दे रखा है, 14। तो भाग 14 में बताया मैंने, यहाँ पर सेवाएं हैं, सेवाएं हैं, इसमें संघ और राज्य की सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। तुम्हारे सीजीपीएससी वाला किसमें, इसी में संबंधित है, यूपीएससी वाला भी इसी में संबंधित है, भाग 14 में है। जबकि यहाँ निर्वाचन की जो बात कर रही है किसमें है, ये भाग 15 में है, भाग 15 में है निर्वाचन वाला बात है जो। तो ये एक प्रकार से यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। उसके बाद सी ऑप्शन देख लेते हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो ये जैसे मैंने बताया ये कहां पर है, ये तो 14 में है, और यहाँ पर लिख क्या रखा है 15, और 15 में जबकि है क्या, उसमें निर्वाचन है। तो सही पूछ रहा है हमसे ना, सही सुमिलित वाला कौन सा है, तो अब उसमें क्या है, अब बच गया कौन सा, इसमें डी ऑप्शन। डी में क्या दे रखा है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, भाग 16, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दिमाग में बिल्कुल इस फ्रेम को रखना है एक्चुअल में वो। तो भाग 1 से लेकर जो है भाग 22 तक पूरी बातें, उसमें विषय क्या क्या है वो बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां तो हो गया भूल, और तो इसको उत्तर क्या आ जाएगा हमारे इसमें, डी। 18 प्रश्न नंबर, इसमें जो है प्रश्न ये है, देखो ये सूची से संबंधित है, ये अनुसूची से संबंधित है। ये संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमिलित नहीं है, नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है हमें। पूछा क्या है, कौन सुमिलित नहीं है, हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है ये। अब देखो यहां पर ध्यान रखो, कौन सुमिलित नहीं है ये पूछे, मतलब इसमें सुमिलित है उनको कोई बात नहीं है, कौन गलत है उसको देख रहे हैं हमें। देखो यहाँ पर क्या है, वन एवं वन्यजीव संरक्षण वो समवर्ती सूची दे रखा है। ये देखो ये तो अभी वर्तमान में बिल्कुल सही है। ये पहले वन और वन्यजीव जो है ये पहले जो है राज्य सूची की विषय हुआ करते थे। देखो इस 7वीं अनुसूची की जो बात कह रहे हैं ना, ये एक्चुअल में 7वीं अनुसूची, तो एक्चुअल में हमारे पास संविधान में जो है, मूल संविधान में हमारे कुल 8 अनुसूची थे। कुल हमारे पास में जो है जो अनुसूची था ये 8 अनुसूची थे कुल। ठीक है, बाद में इसमें हमने 4 अनुसूची जोड़ दिया। ठीक है, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दिया, तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार संबंधी कुछ प्रावधान थे। 10वीं अनुसूची भी है जिनमें दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायतों के संबंधित प्रावधान थे, और जो 12वीं अनुसूची है उनका संबंध किससे है, नगर पंचायतों के, मतलब नगर पंचायत निगमों के उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में है ये। तो ये तो हो गया कुल मिलाकर 12 अनुसूची है। अब इस अनुसूची का संबंध 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है, ये जो है अनुच्छेद 246, जिनमें विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है, जिनमें संघ सूची है और एक राज्य सूची है और एक जो है समवर्ती सूची है। तो ये एक प्रकार से क्या है, संघ और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा है, संविधान के द्वारा किया गया है। इसीलिए क्या कहते हैं कि भारत एक प्रकार से क्या है, संघीय राज्य है, राज्यों का संघ है। हमने संघ भी बनाए हैं और साथ में राज्य भी बनाए हैं, और दोनों को संविधान ने शक्ति दिया है। तो शक्ति के विभाजन किसने किया, संविधान ने किया है। इसीलिए कहते हैं कि भारत एक प्रकार से फेडरल स्टेट है, संघीय भारत है ये। तो ये तो पहले वाला बिल्कुल सही है। इसमें वन और वन्यजीव जो है ये पहले राज्य सूची के अंतर्गत थे, अब वर्तमान में 42वें संविधान संशोधन के बाद से हमने इनमें समवर्ती में डाल दिए उनको। उसके बाद वैसे ही कह रहे शेयर बाजार, मतलब स्टॉक, जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है हमारा, तो स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या है, देखो 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनको पहचानने का एक ऐसा तरीका हो सकता है कि जितने भी जो बड़ी विषय है, डिफेंस से संबंधित हो गया, यूएनओ से संबंधित हो गया, विदेश नीति से संबंधित हो गया, उसमें एटॉमिक जो सेगमेंट है उससे संबंधित हो गया, कोई विस्फोटक सामान है संबंधित उससे संबंधित हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, पोस्टल हो गया, शिपिंग हो गया, एविएशन हो गया। ठीक है, ये सब जितने बड़े जो मेजर सेगमेंट है ये, ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व के लगते हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व के लगते हैं, ऐसे विषय जो है क्या है, वो
संघ सूची की विषय है और जिन विषयों का संबंध समानतः सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित है, गरीबी विकास से, गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, परिवार नियोजन से संबंधित है, सामान्यतः ऐसे जो विषय जो है राज्य सूची में है इस तरह का, और समवर्ती सूची में दोनों में कुछ मिला करके ये, तो यही से देखना है। अब देखो इस शेयर बाजार किस संबंध में है, तो स्वाभाविक ये संघ सूची में, और ये बिल्कुल सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है। उसके बाद इसमें दे रखा है प्रति व्यक्ति कर। प्रति व्यक्ति कर का मतलब एक प्रकार से जो है इनको कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स, इसको बोलते हैं वृत्ति कर भी कहते हैं ये। अब ये एक्चुअल में जो है राज्य सूची की विषय है, ये इनकम टैक्स की बात नहीं कह रहा हूं मैं, ये प्रति व्यक्ति कर। प्रति व्यक्ति कर का मतलब एक प्रकार से क्या है, वो प्रोफेशनल टैक्स है जिनको हम सामान्य भाषा में वृत्ति कर कहते हैं। राज्य सूची में अभी भी संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, हालांकि इस पर वर्तमान में कोई खास टैक्स वैक्स नहीं लगता है एक्चुअल में, और राज्य सरकार इसको पैसों से वसूल नहीं कर सकता है, नहीं करता एक्चुअल में वो। तो ये किस सूची में है, ये राज्य सूची में है वर्तमान में, मगर यहाँ पर दे क्या रखा है, ये संघ सूची। तो ये एक्चुअल में क्या है, विकल्प गलत है, और लोग स्वास्थ्य जानते हैं ये राज्य सूची के विषय है, तो ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा इसमें, सी। अगला प्रश्न, अब ये जो प्रश्न है, संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो इस बात को ध्यान में अगर होंगे कि जैसे मैंने बताया कि संविधान में कुल मिलाकर उसमें 12 अनुसूची है, तो पहली अनुसूची में तो ठीक है राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य और उसके राज्य क्षेत्र का उसका विस्तार कितना है इसके बारे में उल्लेख मिलता है। अनुसूची 2 में जो है उसमें जो संवैधानिक प्राधिकारी है उनके वेतन और भत्ते से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुसूची 3 में जो है जो संवैधानिक कुछ संवैधानिक प्राधिकारियों के उनके शपथ से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा के संबंध में विभिन्न राज्यों में सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 इसमें जो है जो अनुसूचित और जो जनजातीय क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया जिनको कहते हैं, ये उससे संबंधित राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। मतलब उस अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का शासन किस प्रकार से करना है इसके बारे में जो है अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में प्रावधान है। मतलब एक प्रकार से मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए उनके संरक्षण के प्रावधान किया गया है। ठीक है, इनमें इस तरह के प्रावधान किए हैं। तो उसमें 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़ करके अन्य राज्य भारत के, उसमें यदि कोई अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया है, तो उसमें शासन किस प्रकार से करना है उसके बारे में प्रावधान कहां पर है, 5वीं अनुसूची में है। जबकि जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें अगर मान लो कोई अनुसूचित क्षेत्र है और कोई जनजातीय क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और कोई जनजाति जिले है, तो उसका प्रशासन किस प्रकार से करना है वो 6वीं अनुसूची में दे रखा है। मगर ओवरऑल में 5वीं और 6वीं में है क्या, जनजातियों की हितों की संरक्षण की बात कह रहे हैं ये, तो उसी से संबंधित प्रश्न है। संविधान की 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दे रखा है सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत है ये। दूसरा बी क्या है, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है। सी पंचायत की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंचायत से संबंधित विषय हालांकि 11वीं अनुसूची में है, तो उत्तर क्या आना चाहिए इसमें, डी आना चाहिए, और है भी। अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, ये बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या होगा इसका, डी। अब उसके बाद केवल एक ही लास्ट प्रश्न ले रहा हूं मैं 20वें नंबर के इसमें, और ये है इसमें, यहां इसमें है, ये अनुसूची से संबंधित है। जैसे कि इसमें क्या है, संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची दल बदल विरोधी विधि से संबंधित प्रावधान करता है। देखो कुल मिलाकर जैसे मैंने बताया कि 12 अनुसूची है, अब उसमें तो कुछ मैंने 6वीं अनुसूची तो बता ही दिया था। 8वीं अनुसूची में, चलो यही से दूसरी तो बता चुका, इसमें क्या लिखा है, इसमें कुछ वेतन भत्ते के बारे में प्रावधान है। इसमें क्या है, वेतन भत्ते के बारे में है, संवैधानिक प्राधिकारियों के, ये ध्यान में रखना है। 5वीं अनुसूची में बताया मैंने इसमें कि इसमें जो है 5वीं अनुसूची में जो है इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इनको छोड़ करके बाकी जो अन्य राज्य है,
अन्य राज्य में अगर मान लो कोई अनुसूचित क्षेत्र है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र है हमारे पास में, 85 आदिवासी विकास खंड है, ठीक है। तो ऐसे भारत में कुल मिलाकर के 10 राज्य है, जो इस 5 राज्यों के अलावा जहां पर शेड्यूल्ड एरिया है, उसमें जैसे छत्तीसगढ़ खुद एक है, इस तरफ झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, इस तरफ मध्य प्रदेश भी है, इस तरफ जो है उसमें राजस्थान भी है, उधर हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके कुल मिलाकर 10 राज्य है इसमें ये। तो ये 5वीं अनुसूची में क्या है, ये इन 10 राज्यों में शेड्यूल्ड एरिया उनके बारे में प्रावधान करता है, जबकि 6वीं अनुसूची में क्या है, इन चारों राज्यों के लिए है। और 7वीं अनुसूची में जानते हैं, बताया मैंने, उसमें विधायी वस्तुओं का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और वो समवर्ती सूची वाला। 8वीं अनुसूची में जो है, इस 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें जो उसमें अभी वर्तमान में तो 22 भाषाएं इसमें है, उनको संविधान के द्वारा उनको मान्यता प्रदान किया गया है, वर्तमान में 22 भाषा है उसमें ये, उनमें जो है छत्तीसगढ़ सम्मिलित नहीं है, हम इनको सम्मिलित करने की प्रावधान उसे मांग कर रहे हैं, हालांकि उसमें मापदंड पूरा नहीं करता है, ऐसे करके इस बेसिस पर अभी तक 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ सम्मिलित नहीं है। 10वीं अनुसूची में, तो 9वीं अनुसूची में इसी क्रम में जाएंगे, 9वीं अनुसूची में क्या है, वो भूमि सुधार से संबंधित कुछ प्रावधान को वहां पर रख दिया गया है कि उनका कोई न्यायिक समीक्षा ना कर सके। हालांकि अब ऐसा संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जिनका न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकता। 10वीं अनुसूची में है, वहां है दल बदल से संबंधित, यही प्रावधान है। तो 10वीं अनुसूची में संबंध क्या है, वो दल बदल विरोधी कानून है, उससे संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में क्या बताया मैंने, पंचायत से संबंधित उसमें कुछ विषय वस्तु दे रखे हैं जिन पर वो उनको कानून बनाने का अधिकार है। और 12वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, उसमें जो है कि जो नगर पंचायतें, नगर पालिका और निगम जो है वो किन किन पटुल विषय पर अपना अपना प्राधिकार रखता है, उन विषयों का उल्लेख किया हुआ है। तो उत्तर क्या आएगा इसमें हमारा, डी। ये तो हो गया 20 प्रश्न। अब ये जो 20 प्रश्न है, ये तो मेरा आज के सेशन का ये पहला लेक्चर था। ये मतलब इससे भारत के संविधान और राज्यव्यवस्था में जो है, ये मेरा एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पहला लेक्चर था। और इसमें जो है मैंने 20 प्रश्न लिया अभी, इसमें बहुत सिंपल तरीके के प्रश्न है। मगर अगले बार जब हम इसमें, और जब अगला लेक्चर जब करेंगे इसमें, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा इसमें, क्योंकि इसमें मैंने जो है संविधान के विकास क्रम से संबंधित, मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के, इसमें मैंने जो है इस लेक्चर में जो है मैंने नागरिकता तक के प्रावधान को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो आज मैंने इसमें संविधान के निर्माण तक की बातें पहुंची हुई, बस उसमें उद्देश्य के बारे में बताया मैंने इसमें, और अनुसूची और उसके भाग कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो सेगमेंट जो होगा उसमें उसमें कुछ तो इससे संबंधित भी होंगे, मगर साथ में उसमें जो है भाग 1 और भाग 2 को कवर करूंगा, जिसमें क्या है संघ और उसके राज्य क्षेत्र भी है, और साथ में भाग 2 में क्या है नागरिकता, तो उसको भी साथ में, और मैं साथ में उसको बार बार प्रयास करके मैं प्रयास करूंगा कि अनुच्छेद आपको याद करवा दूं मैं इसमें। ये अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, इसको बोलते बोलते हम थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते बस इसमें लगातार थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना है और मुझे भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो वास्तविकता ये है कि पीएससी के एग्जाम जो है अभी ठीक है, अभी तो आज 3 ही तारीख है हमारे पास में, 3 दिसंबर है, और अभी 22 फरवरी थोड़ा समय है हमारे पास में, तो इस समय का जो है अच्छा खासा उपयोग किया जा सकता है। और यदि जिस तरह से भी और भी किसी सब्जेक्ट में लेकर के, जैसे कि इतिहास में तो मैं लेक्चर बनाऊंगा, मगर मैं चाह रहा हूं कि संविधान के कुछ बातों को आगे बढ़ा दूं, फिर मैं इतिहास पर भी और लेक्चर करूं इसी तरह से। ये उसके बाद फिर इसी क्रम में इकोनॉमिक्स भी मुझे लेना है उसमें, और भी तो वो भी, और या फिर साथ में करंट अफेयर से भी, या फिर आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंटरेस्ट आपका जो है, किस सब्जेक्ट में अगर लगता है कि हाँ इसमें उनकी और आवश्यकता होती है इस तरह के प्रश्नों की, तो उनको भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लेकर आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप किस तरह की और लेक्चर पसंद करते हैं, या फिर आपकी आवश्यकता है उस तरह की चीजों को बताने की है। तो उनको भी साथ में अगर मुझसे पॉसिबल हो तो फिर उसको, या फिर हमारी टीम के पॉसिबल तो उनको कर सकते हैं। ये तो ये तो हुआ हमारा पहले लेक्चर, और इसमें जो है मैं चाहूंगा कि प्रश्न पहले देखें भी आप खुद से, और उसके बाद खुद उसमें कमेंट करके भी उत्तर दें, तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। आपकी तैयारी, अपनी तैयारी को बिल्कुल निरंतर बनाए रखिए। एग्जाम निकलते हैं, वास्तविकता ये है बस ये कि उसमें लगातार निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। ये तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।